नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। सीएम धामी ने की पूजा अर्चना, क्रॉस कंट्री दौड़ का किया शुभारंभ। प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। अलीगढ़ में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने गिनाए एक देश एक चुनाव के फायदे। केजरीवाल के इस्तीफे पर साधा निशाना। महिला कांग्रेस करेगी सीएम आवास कूच। 21 सितंबर को कई मुद्दों पर प्रदर्शन। पार्टी नेताओं ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। मस्जिद के ध्वनि प्रदूषण मामले में नियमानुसार हो कार्रवाई। हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून को दिए निर्देश। 2023 के अदालती आदेश की नहीं हुई पालना। बारिश और बाढ़ से यूपी उत्तराखंड की सीमा पर रास्ता बाधित। कई गांव के लोगों की बड़ी परेशानी। धारचूला पुलिस ने हेलीकॉप्टर से बचाई 63 लोगों की जान। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच शुरू। खबर है विस्तार से। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पूजा अर्चना भी की। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री धामी की साथ कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उनकी दीर्घायु स्वस्थ होने की प्रदेशवासी से कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश में सेवा पखवाड़े का भी शुभारंभ किया गया। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं, वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से विकसित भारत का जो उनका संकल्प, वो संकल्प भी पूरा होगा। हम सब आज के दिन यह भी संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर जहां प्रदेश भर से बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर लोगों ने बधाई दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी सीएम धामी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश भर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम बड़ी हस्तियों के द्वारा उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई है, जिसके लिए वो सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और सबका आभारी हूं कि सबने जो है मुझे शुभकामनाएं दी हैं और ये शुभकामनाएं निश्चित रूप से प्रदेश का विकास और तेज गति से करने के लिए और मेरे अंदर ऊर्जा को बढ़ाएंगे और शक्ति देंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतनी शक्ति हम सबको मिले कि आने वाला जो दशक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हर प्रकार से तैयार हूं। भराड़ीसैंण में सत्र में 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान से उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म रहा है। तो वहीं सरकार गिराने और 500 करोड़ के मामले पर पत्रकारों के सवाल करने पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि धामी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक सरकार के प्रति निष्ठावान हैं। विधायक बड़े निष्ठावान विधायक है, संस्कारित विधायक है और हमारे जो भी विधायक है वो सरकार के प्रति हमें है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है पहले वो साबित करके तो दिखाए, खाली सुर्खियों में रहने के लिए। और आप सब लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा उसका चरण है। तो ऐसे कि हम लोग ना परवाह करते हैं, ना प्रदेश, ना विधायक और ना सरकार। और हम तो कहते हैं कि वो साबित करके दिखाए, अगर उसके अंदर दम है या कोई है तो पहले साबित करके दिखाए। क्योंकि हमारे हर विधायक, हमारी सरकार पूरी 5 साल चलेगी, आगे भी चलेगी। 17 में भी हम आए, 22 में भी हम आए और हम 27 में भी पुनः जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे चाहे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, फिर तीरथ जी रहे हों, वर्तमान माननीय धामी जी हैं, हमारी सरकार तो लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमको कोई घबराने के, डरने की जरूरत नहीं। हमारे विधायक बहुत सारा काम कर रहे हैं, मंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब जगह अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट के लगातार काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें करने वालों की बातों में कोई दम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि दम है तो साबित करके दिखाए पहले वो इस बात को। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में एक मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित और अवमानना याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिलाधिकारी देहरादून को मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोर्ट के आदेश उल्लंघन मामले में 4 माह में कानून के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून के पान सिंह रावत ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि हाईकोर्ट के मार्च 2023 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। याचिका में कहा कि कोर्ट ने राज्य सरकार और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च में धार्मिक निकायों सहित किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी लिखित प्राधिकरण प्राप्त किए बिना लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अवरुद्ध मार्गों को 2 दिन में खोला जाए। जो मार्ग 2 दिन में नहीं खोले जा सकते, कारण सहित उसकी रिपोर्ट सचिव आपदा प्रबंधन के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अवरुद्ध मार्गों को शीघ्र खोला जाए। लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि 2 दिन में खुल जाएंगी 95% सड़कें। प्रदेश में अभी भी करीब 245 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि राज्य के सभी अवरुद्ध मार्गों को 2 दिन के अंदर खोल दिया जाए। ऐसे में सवाल है कि कितने मार्ग अवरुद्ध हैं और क्या इनको 2 दिन में खोल पाना संभव होगा? मानसून के दौरान जो अवरुद्ध मार्ग थे उनको 2 दिन के भीतर खोलने का जो है अब अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। और तकरीबन प्रदेश भर में जिस तरीके से बात करें, लगातार भूस्खलन की स्थिति हो रही थी, आवाजाही ठप पड़ चुकी थी, चारधाम यात्रा भी चल रही थी। ऐसे में तो तकरीबन जो आज अभी तक का जो डेटा उपलब्ध है आपदा विभाग के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है उसमें तकरीबन जो है 245 सड़कें बंद है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, पीएमजीएसवाई की जितने भी सड़क से संबंधित विभाग हैं उनको, उनके अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जो सड़कें तय समय अवधि पर नहीं खुलेगी उनके बारे में विभाग को जो है
कारण बताना होगा और इसके साथ ही साथ जो ये रिपोर्ट है वो अपनी रिपोर्ट सचिव आपदा प्रबंधन को देनी होगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को आगाह किया है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सीएम ने साफ तौर पर ये निर्देश आपदा प्रबंधन सचिव को दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने तमाम जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग की थी और जो सड़क मार्ग से संबंधित विभाग से उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री का जो है एक निर्देश पहुंचाने की कोशिश की, किस तरीके से मुख्यमंत्री सख्त लहजे में जो है वो अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, जिसे उत्तराखंड की रीढ़ मानी जाती है। तो ऐसे में पर्यटन से लेकर किसी आमजन और जनमानस की बात कर ली जाए या जो ग्रामीण सड़कें हैं, किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो ऐसे में त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। सितारगंज जाने वाले मार्ग में बिरहनी ग्राम के बाग के पास कैलाश नदी के बाढ़ के पानी से रास्ता बाढ़ में बह गया। 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़क को कैलाश नदी से आई बाढ़ ने रास्ते को लगभग 50 मीटर दूरी तक बहा दिया, जिसमें लोगों का आने जाने का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो गया है। जो रास्ता टूटा है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है। सितारगंज मार्ग को जाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मझौला से सितारगंज जाने वाले मार्ग में बिरहनी, कटैया, पंडरी कटैया, भराप, पचपेड़ा, हरदासपुर, कोलारा, देवहा, बेलपुखरा, दांडी फार्म और उत्तराखंड के भी कुछ गांव शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने मार्ग सुचारू करने के लिए जल्द से जल्द निर्माण कार्य सुचारू करने के लिए प्रशासन से मांग की है। वहीं सहायक अभियंता अजेंद्र जोशी ने कहा कि अभी पानी का बहाव बहुत तेज है, इससे रास्ते का कार्य बाधित है। अभी डायवर्जन का कार्य किया जा रहा है। मोड़ पे है ये एक रास्ता इसका कनपुरा को जाता है, एक जाता है मझौला को, और ये मझौला से बाईपास लिंक सीधा है सितारगंज के लिए। ये रात कटा है तकरीबन 9-10 बजे के लगभग। कल जब हम सुबह शाम को 6 बजे आए तो तब रोड बिल्कुल साफ सही था ये, और इसके ऊपर से पानी चल रहा था। प्रशासन हमका तो यही कहना है कि ये इनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 13/9/2024 को की रात्रि को कैलाश नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से कैलाश नदी ने अपना रुख बदलते हुए पानी का बहाव राजकीय राजमार्ग संख्या 41 की ओर आ गई और खेतों से होते हुए किलोमीटर 119 में लगभग 60 मीटर का एरिया सड़क का पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला मझौला विष्टि मार्ग है, ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, ढह गया। इस पर शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी को सितारगंज या हल्द्वानी जाना है तो वह कैसे जाएगा, उसको तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही जो सबसे ज़्यादा समस्या अगर आ रही है तो यहाँ के लोकल के लोगों को आ रही है। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि इस पर जो है संज्ञान लेकर इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर पिथौरागढ़ NH भारी बारिश से गुरुवार को स्वाला के पास बह गया था, जिस कारण आवाजाही पूरी तरह बाधित थी। रास्ते में सैकड़ों वाहन और यात्री फंसे रहे। डीएम चंपावत के निर्देश पर NH की मशीनों ने रात दिन काम करके स्वाला में बंद पड़े NH को खोल दिया। पुलिसकर्मियों ने सावधानी पूर्वक रास्ते में फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित तरीके से निकाला। NH खुलने से चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले की जनता और फंसे हुए यात्रियों ने राहत की सांस ली। NH के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने बताया कि स्वाला में NH खोलने से लगातार प्रयास किए गए। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे 30 मीटर लंबा हिस्सा NH का सही हो गया था पूरी तरीके से। हमने तभी ही तुरंत मशीन लगा के कार्य शुरू कर दिया था। और अभी लगभग ये कार्य जो है, इसमें 2 मशीनें हमने लगाई हुई है, एक JCB है, एक पोर्टलैंड है, और ये भी आधे घंटे में हम इसको सुचारू करेंगे।
पिथौरागढ़ जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जहां जगह जगह सड़कों के बंद होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसमें 46 यात्री बाहरी जनपद और राज्यों के तथा 17 स्थानीय लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। धारचूला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया। दुर्गम इलाकों में पहुंचने के लिए पुलिस को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के मार्गदर्शन में सीओ परवेज अली के पर्यवेक्षण में पुलिस ने न केवल पैदल मार्ग से गुजरकर लोगों की मदद की, बल्कि अस्वस्थ और कमजोर लोगों को पीठ पर ढोकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इस कठिनाई भरे काम में हेलीकॉप्टर की भी सहायता ली गई। रानीखेत में मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा के साथ मां को नम आंखों से विदाई दी गई। नित्य पूजा के बाद जरूरी बाजार स्थित नंदा देवी मंदिर से भजन कीर्तन और नगाड़े निशान के साथ मां नंदा सुनंदा का भव्य डोला शुरू हुआ। नंदा सुनंदा के जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। बेटी बहन के रूप में नंदा सुनंदा के दर्शन और विदा करने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचे। जगह जगह मां की आरती हुई और श्रद्धालुओं ने पुष्प अक्षत की वर्षा कर आराध्य देवी को नम आंखों से विदाई दी। ग्राम सभा खनिया की महिला झोड़ा टीम ने शोभा यात्रा का आकर्षण बढ़ाया। यात्रा में नगर के कई स्कूलों ने प्रतिभाग किया। श्री रामलीला अभिनय कमेटी ने सोमवार को रंगमंच से विधिवत पूजा अर्चना के बाद झंडा जुलूस पूरे उल्लास और बैंडबाजी के साथ नगर में निकाला गया। सोमवार को मोहल्ला पेठ पड़ाव स्थित रंगमंच पर राम दरबार की आरती के बाद शोभा यात्रा मुख्य बाजार में निकाली गई। कमेटी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा 30 सितंबर से किया जाएगा और 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाते हुए रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रामलीला अभिनय कमेटी ने सोमवार को रंगमंच से विधिवत पूजा अर्चना के बाद झंडा जुलूस पूरे उल्लास और बैंडबाजे के साथ नगर में निकाला। रंगमंच में राम दरबार की आरती के बाद शोभा यात्रा मुख्य बाजार में निकाली गई। मंचन 30 सितंबर से होने जा रहा है, क्योंकि 17 सितंबर से जो हैं श्राद्ध लग रहे हैं। इस वजह से श्राद्ध से पहले हमें रामलीला का पर्व मनाना पड़ता है। इस उपलक्ष्य में आज झंडा जुलूस विगत वर्षों की भांति धूमधाम से निकाला गया है। बीजेपी की सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने एक देश एक चुनाव पर जानकारी देते हुए बताया कि इसमें देश को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, साथ ही बहुत सारे खर्चे इस फैसले से बचेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे आदमी हैं, उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं। इस्तीफा देना था तो पहले ही दे देते जब जेल में थे। इतने सारे घोटाले किए, जनता को गुमराह करने का काम किया। केजरीवाल जैसा नेता आज तक शायद किसी ने देखा नहीं है। इतना झूठ बोलने वाला, जनता को गुमराह करने वाला ऐसा नेता पहली बार शायद जनता ने देखा होगा। इस्तीफा देना होता तो जेल में था तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। झारखंड के भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, फिर आ गया तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अब ये कह रहा है कि साहब इस्तीफा दूंगा। कितने दिन हो गए इस्तीफा दे बोलते बोलते, बताओ ना मुझे, क्या यकीन है क्या? तो झूठा आदमी है। जनता को गुमराह आज अब नहीं कर सकते आप।
21 सितंबर को प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा सीएम आवास कूच किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में महिला अपराधों के मामले में भाजपा नेताओं की संलिप्तता पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में पीड़ित के परिवार को न्याय और कानून व्यवस्था के साथ ही बढ़ते महिला अपराधों में सरकार की विफलता जैसी मुख्य मांगों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य जो मांग है इस प्रदेश में, जिस तरीके से लगातार पिछले 2 सालों में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं, और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, लेकिन उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मुख्य मांग हमारी महिला सुरक्षा है, उसमें हम अंकिता भंडारी को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के केस को 2 साल 18 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें जजमेंट नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार का फेलियर है कि हमारी जो महिलाओं के साथ इस प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं वो उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, और उसके खिलाफ हमारा 21 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।